गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड लेक्चर ऑफ वेक्टर। बच्चों, इससे पहले हमने बेसिक वेक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे, ठीक है ना। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सीखेंगे। तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में पहला लॉ है हमारा बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। आइए उसी को सीखते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो बच्चों, पहला लॉ इसमें क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन वगैरह लिखा जाएगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि अगर किसी दो वेक्टर को हमें जोड़ना है, ठीक है ना, कोई भी दो वेक्टर है उन्हें जोड़ना है, तो अगर उन दो वेक्टर को हम ट्रायंगल के साइड्स जो भी होते हैं, ट्रायंगल के जो तीन साइड होते हैं ना, तो उनमें से ट्रायंगल के किसी दो साइड को अगर वो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, और सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है उसमें। दो वेक्टर हमको ट्रायंगल के सेम ऑर्डर में लगाने हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ट्रायंगल के थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। कहने का मतलब क्या है कि बच्चों, अगर मान लो कि एक वेक्टर हमारा ये है, ए है, ठीक है ना, दूसरा वेक्टर ये है बी, ठीक है। तो देखो, ये वेक्टर से इस वेक्टर को हमने जोड़ा है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल के सेम ऑर्डर में है। अगर ऐसे हम ट्रायंगल एक बना दिए तो ट्रायंगल का ऑर्डर तो यही हुआ ना। अगर ए बी सी ऐसे लिखा हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल ए बी सी का मतलब क्या हुआ कि ए बी पहला साइड हो गया, दूसरा बी सी हो गया, फिर सी ए हो गया, ठीक है। एक क्लास 10 में आप लोग सिमिलर ट्रायंगल में ऐसा पढ़े होंगे। बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रायंगल का नेमिंग करने में, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी है, मतलब ए बी के बाद जो साइड आ रही है वो हमारी बी सी आ रही है, बी सी के बाद जो साइड आ रही है वो सी आ रही है, ठीक है। तो दो वेक्टर को हमको ऐसे जोड़ना है जो ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करें इन अ सेम ऑर्डर, ठीक है ना। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए वेक्टर बी ट्रायंगल के सेम ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ने पे जो वेक्टर आएगा, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो ट्रायंगल के थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में करेगा, ठीक है ना। देखो बच्चों, इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ जोड़ा गया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो ऐसे नहीं आया, उल्टा आया, ठीक है ना। इसमें कैसा था? ऐसा था, ऐसा था और ऐसा था। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि दो वेक्टर को हमको इस तरीके से लेना है जो ट्रायंगल के रेगुलर ऑर्डर के साइड्स को रिप्रेजेंट करें, और इन दोनों वेक्टर का जो सम आएगा वो ट्रायंगल के थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा इन ए रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। यही डेफिनेशन है। तो इसी को लिख लेते हैं, इफ टू वेक्टर आर टेकन in same order which represent sides of triangle, then resultant का मतलब बच्चों इन दोनों का सम, ठीक है ना। resultant of these vectors are represented by third side of triangle in reverse order, third side of triangle in reverse order, ठीक है। सिंपल सा यह लॉ है। दो वेक्टर को हमको ऐसे लेना है जो ट्रायंगल के रेगुलर साइड को रिप्रेजेंट करें, और इन दोनों का सम, ये जो आर है ये बेसिकली सम है दोनों वेक्टर का, ये कैसा होना चाहिए? ट्रायंगल के थर्ड साइड के रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो आइए इसका यूज क्या है, किस लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि थोड़ा सा आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम बच्चों जो एग्जांपल लेंगे वो कंटेंट से रिलेटेड लेंगे, जो आगे यूज होने वाली, कि ज़्यादा आपको फील हो पाए, ठीक है। पहले तो एक आध दो चीज़ें समझ लेते हैं खुद से, कि अगर मान लीजिए मुझे कोई वेक्टर ऐड करना है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं वेक्टर ए है हमारा, ठीक है, और ये ऐसे वेक्टर बी है। ध्यान से सुनिएगा,
वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हमें एक क्वेश्चन में पूछा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताओ, ठीक है। तो ए वेक्टर बच्चों जैसा है वैसा बना लेते हैं। ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ए वेक्टर में जोड़ना है, ठीक है। तो बी वेक्टर को उठा के इसके हेड में जोड़ लेते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए सेम ऑर्डर में जुड़ा है ना, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा बच्चों, रिवर्स ऑर्डर में होगा। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है। अच्छा, अगर क्वेश्चन हमको ऐसे दे देता कि बी वेक्टर में ए वेक्टर को जोड़ना है, तब क्या करते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा है ना, ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसके हिसाब से ही जोड़ना है। मतलब पहला वेक्टर अब हमको बी लेना चाहिए, तो बी वेक्टर बच्चों कैसा है, नीचे की तरफ, ठीक है। ए वेक्टर बच्चों बताओ किधर है, इधर की तरफ, तो इसमें ए वेक्टर जोड़ लेंगे, ठीक है। ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आर वेक्टर बराबर क्या हो गया, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब ध्यान से देखोगे ना, तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम आ रहा है, ठीक है ना, फिगर से भी दिख रहा है आपको। यानी यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल है बच्चों, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। ये बेसिकली कौन सा लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। ए में बी को जोड़े या बी में ए को जोड़े, वेक्टर जो आएगा सेम आएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या है जो आपको समझनी है, मैं इस वेक्टर को उठा के इसमें जोड़ा, ठीक है, पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में इस वेक्टर में इसको उठा के जोड़ा, मतलब हम वेक्टर को उसके पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब आप आगे लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन करने जाएंगे तो हम सारे फोर्सेस को एक पॉइंट के अबाउट लगाएंगे, कंकरेंट फोर्स की तरह वो काम करेगा। तो वो यही प्रॉपर्टी बेसिकली यहाँ पे होल्ड करती है। ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। खुद के पैरेलल बच्चों हम उस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल टू इटसेल्फ। ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि इसको उठा के अब ऐसे घुमा के रख दें, नहीं, पैरेलली उठा के ऐसे रखें। एक वेक्टर को हम उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर बात। ये छोटी मोटी बातें थी, इसको डिस्कस कर लिए। आइए कुछ रेगुलर एग्जांपल देखा जाए जिससे आपको फील हो कि अच्छा ऐसा इसलिए होता है। अब इम्पॉर्टेंट ये बच्चों की ट्रायंगल लॉ का यूज क्या है, ठीक है ना। तो दो वेक्टर को जोड़ने पे जो तीसरा वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसलिए बेसिकली हम यूज करते हैं, ठीक है। और सेम चीज़ हमको पैरेललोग्राम लॉ से भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो हम ट्रायंगल लॉ का यूज़ करें केवल डायरेक्शन पता करने के लिए, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड किससे मालूम चल जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ से पता चल जाता है। बेसिकली दोनों एक ही तरह के लॉ हैं, ठीक है। तो हम इसका यूज़ केवल डायरेक्शन के लिए करेंगे। जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम लोग नेक्स्ट लॉ को पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना, एक रस्सी है, उसमें एक बॉब को अटैच किया गया। इस बॉब को यहाँ पर हम ला दिए, डिस्प्लेस कर दिए। क्लियर है। अब इसका मोशन किधर होगा बच्चों, खुद लॉजिकल बताओ। अभी आप कुछ नहीं पढ़े हो फिर भी बता सकते हो। इसका मोशन किधर होगा, इधर की तरफ, यानी इधर हमारा कोई नेट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो आइए इसी की एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि रस्सी में जो फोर्स लगता है वो उसको टेंशन कहा जाता है, ठीक है ना। आप जब ये डायनामिक सेक्शन में जाएंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे कि टेंशन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, सब कुछ। फिलहाल के लिए समझ लीजिए जो रस्सी में फोर्स लगता है उसको टेंशन कहते हैं, वो बॉडी से दूर लगता है, ठीक है। इसका कुछ मास होगा, बच्चों, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, यानी दो फोर्स लग रहा है, एक ये और एक ये, और इन दोनों का रिजल्टेंट ही इधर आ रहा है। अब ट्रायंगल लॉ से ये हमको पता करना है कि वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो देखो बच्चों, हम t में क्या जोड़ेंगे, mg। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ है, ठीक है ना। ये वेक्टर है, तो t देखो बच्चों किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, टेंशन। क्लियर है। mg किधर लग रहा है बच्चों, नीचे की तरफ, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट किधर होगा बच्चों, टेल टू हेड होगा, ठीक है ना। रिजल्टेंट किधर होगा, टेल टू हेड। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर।
तो देखो बच्चों यही रिजल्टेंट वेक्टर आया है ना, मतलब ये इन दो फोर्स की वजह से ये पार्टिकल किधर जाएगी, इधर की तरफ। ठीक है, तो ये सब यूज होता है एनालिसिस करने का कि बॉडी पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, बॉडी का मोशन किधर का होगा। तो जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो इनका बहुत यूज आएगा। ठीक है, सिमिलरली आप चाहें तो mg में टेंशन भी जोड़ के देख सकते हैं, तब भी सेम आंसर आता है। देख लेते हैं, mg नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन किधर लग रहा है बच्चों, इधर की तरफ। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, जिस वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं mg में टेंशन को जोड़ रहे हैं, तो ये हेड टू टेल जोड़ते हैं, इसके हेड में इसका टेल जोड़ते हैं। लेकिन जब रिजल्टेंट वेक्टर जोड़ते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में होता है। रिवर्स ऑर्डर मतलब इधर नहीं होके इधर आना चाहिए। तो देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो हमारा ये टेल टू हेड जुड़ता है। ठीक है ना, टेल हेड क्या होता है पहले लेक्चर में हमने बता दिया है, वेक्टर के एरो वाले साइड को हेड कहते हैं और पीछे वाले साइड को टेल कहते हैं। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो देखो इसका भी डायरेक्शन इधर की तरफ है। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं कि अगर इस पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर दें तो वो किधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ। तो किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं या फिर दो कोई भी वेक्टर ऐड कर रहा है तो उनके वजह से जो रिजल्टेंट उसका मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा ये हम बता सकते हैं। ठीक है, केवल मोशन से ही रिलेशन नहीं है इसका, बहुत जगह इसका यूज़ कर सकते हैं जब हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इन सब की बातें करेंगे तब। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है बच्चों, ये वेज ले लेते हैं। ठीक है ना, उसी से रिलेटेड कुछ है। एक ट्रायंगुलर वेज है ये, इसके अंदर बच्चों एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ध्यान से। ठीक है ना, इस ब्लॉक का कुछ मास है स्मॉल। ठीक है, और फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो लॉजिकल सी बात है कि ये ब्लॉक किधर की तरफ मूव करेगा, है कि नहीं, इधर की तरफ करना चाहिए। तो क्या इसका डायरेक्शन इधर होगा ये हमें पता करना। ठीक है, तो देखते हैं। इस पे तो भाई एक ग्रेविटेशनल धरती माता इसको नीचे खींचेंगी, mg लग रहा होगा। और ये ब्लॉक इस ट्रायंगुलर वेज पे जो रखा हुआ है, ये ट्रायंगुलर वेज है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांटेक्ट है ना, देख कांटेक्ट फोर्स लगता है। ये भी आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए समझिए कि ये फोर्स होता है। अब इन दो फोर्स को जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन आएगा उसी डायरेक्शन में उस ब्लॉक को जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, नॉर्मल बच्चों किधर है। ठीक है ना, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे बना दिया नॉर्मल। इसमें बच्चों mg जोड़ना है, mg जोड़ लिए। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो टेल टू हेड होना चाहिए, तो यानी ऐसे। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है ना, नॉर्मल प्लस mg, यानी ये इधर की तरफ मूव करेगा। देख रहे हो ना, प्रॉपर एनालिसिस है कि ये बॉडी किधर की तरफ मूव करती है। और हम फ्रिक्शन लेस सभी सरफेस की बात कर रहे हैं, कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। फ्रिक्शन रहेगा तो ठीक है, हो सकता है स्लाइड करे, हो सकता है नहीं करे, डिपेंड अपॉन लिमिट ऑफ फ्रिक्शन। तो क्लियर है ये बात ना, ट्रायंगल लॉ का यूज़ कहाँ पे करना। दो वेक्टर को जोड़ने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इससे रिलेटेड है। और भी बहुत सारा आप प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये तो आप मान लीजिए विजुलाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, एक बच्चों होता है क्या उसे कहते हैं, अच्छा चलिए ठीक है, ये एग्जांपल देख लेते हैं। बर्ड फ्लाई कर रही है, ठीक है ना बच्चों। तो आपके बुक में क्वेश्चन ऐसे दिया होगा ना, कोई बर्ड फ्लाई कर रही है तो ऐसे पंख फैलाई रहती, तो वो सीधे ही क्यों जाती। ठीक है, ऐसे ऐसे पंख फैला रही है तो वो उसका डायरेक्शन किधर होगा, सीधे की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर बुक में दिया रहता है, इसे एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों होता है। तो मान लेते हैं बच्चों, ये जो इसका पंख है, इस इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और अभी हम ट्रायंगल लॉ ही जानते हैं। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या कर लेंगे, एक फोर्स इधर लगा लिए, इस वेक्टर को, इस वेक्टर में इस वेक्टर को जोड़ना है तो एक फोर्स इधर लगा लिए। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो किधर आ गया बच्चों, इधर की तरफ। ये एफ था, ये भी एफ था, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब एफ वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। इसका डायरेक्शन किधर आ गया, इधर की तरफ। इसलिए बर्ड किधर फ्लाई करती है, सीधे डायरेक्शन में। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं जिससे आप वेक्टर की एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आइए एक आध दो और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, कोई पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है।
ठीक है, कोई पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, और इस समय किसी समय मान लेते हैं यहाँ पे जो रफ्तार है वो इधर की तरफ है u, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है। और फिर कुछ समय के बाद यहाँ पर रफ्तार भी सेम है, तो रफ्तार में कोई तो चेंज होगा नहीं। जब स्पीड क्या है बच्चों, ये स्पीड है हमारी बेसिकली, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि हर इंस्टेंट में चेंज हो रहा है। अब बच्चों हमसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ हमारा समय लगा, वो समय हम t मान लेते हैं, ठीक है ना, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या मान लेते हैं, t समय। तो क्वेश्चन पूछा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताओ। देखिए कितना खूबसूरत सा सवाल पूछा है आपसे, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताओ। कितना एक्सेलरेशन होगा ये नहीं पूछा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछा है। अब खुद सोचो, एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही होता है ना। यानी जो चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किसका होगा, एक्सेलरेशन का होगा। तो ये हमारा इनिशियल पार्टिकल यहाँ पे था, फाइनल पार्टिकल यहाँ पर आ गया। एट t इक्वल टू 0 की बात ये थी, किसी टाइम t पे यहाँ पर, यानी ये हमारा v फाइनल है और ये क्या है बच्चों, v इनिशियल है। तो फाइनल रफ्तार की तरह बच्चों v2 माइनस v1 करना है। v2 इधर की तरफ हो गया, यहाँ से सुनिएगा, v2 किधर हो गया, इधर की तरफ। v1 किधर है बच्चों, इधर की तरफ, ठीक है। v1 हमारा इधर की तरफ है, लेकिन हमको तो v2 माइनस v1 करना है, मतलब हमें अपोजिट वेक्टर लेना है, ठीक है ना। ये v1 वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस v1 वेक्टर है ना, तो माइनस v1 वेक्टर किधर होगा बच्चों, इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होता है, इधर की तरफ होता है, ठीक है ना। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमें निकालना है बेसिकली, तो इधर की तरफ कैसे होगा, अभी ट्रायंगल लॉ में हमने पढ़ा है। तो v2 वेक्टर में ये v2 वेक्टर हो गया, ठीक है ना, कौन सा हो गया, v2 वेक्टर। इसमें क्या जोड़ना है, माइनस v1 वेक्टर, तो ये माइनस v1 वेक्टर जोड़ ली, ठीक है। तो ये देखिए यही डायरेक्शन आया ना, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है हमारा, v2 माइनस v1 वेक्टर। यानी वेक्टर में एडिशन जैसा कुछ, सब्सट्रैक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ा दिया जाए सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, लेकिन वो एडिशन ही एक्चुअली में, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v2 वेक्टर प्लस ऑफ माइनस v1 वेक्टर, ठीक है। और माइनस रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ये अपोजिट वेक्टर को बता रहा है, अगर इधर v1 है तो इधर क्या होगा, माइनस v1 होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा ये आया। यानी पार्टिकल कोई अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो, अगर इनकी रफ्तार बढ़ती तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आता है, वो सर्कुलर मोशन का टॉपिक है, तो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। बस आपको ये फील करा रहा था कि हाँ देखिए इसमें भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये जो भी है उसके डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ। यानी वेक्टर का नॉलेज अगर हो तो आप जो भी टॉपिक आगे आने वाले हैं पढ़ने के लिए उनका अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। ऐसा रटने जैसा नहीं है कि क्यों अंदर ही होता है, क्यों बाहर नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको बना ही ऐसा गया है कि वेक्टर आपको पहले अच्छे से ढंग से आना चाहिए, फिर साथ में बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये एक तो एग्जाम्पल लिए थे सर्कुलर मोशन के हिसाब से। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन कराते हैं, वहाँ से कोई कंसेप्ट जनरेट होगा। ये वेक्टर ए है हमारा, ठीक है ना, ये वेक्टर क्या है बी, और एक वेक्टर ऐसे है सी। तीन वेक्टर ले लिए, तो ट्रायंगल हो तो बेसिकली दो वेक्टर को जोड़ने के लिए था। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये वेक्टर ए है, इधर मैं बना देता हूँ, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर क्या है बी, क्लियर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, टेल टू हेड होगा ना, ये हो जाएगा आर वेक्टर। ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा सी वेक्टर इधर है और रिजल्टेंट वेक्टर किधर की तरफ है, इधर की तरफ। अभी हमने यहाँ पे बनाया, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बेसिकली क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा। और इस फिगर से हमको दिख रहा है कि आर वेक्टर जो है वो सी वेक्टर क्या है, अपोजिट वेक्टर है।
मतलब हम लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर। क्लियर? इसको आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक कंसेप्ट आपका बन गया। ठीक है, क्या कि साइक्लिक ऑर्डर में, रेगुलर साइक्लिक ऑर्डर में अगर कोई वेक्टर है तो उसका नेट सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, रेगुलर एडिशन ऑफ वेक्टर, रेगुलर साइक्लिक आप ले लीजिए, रेगुलर साइक्लिक एडिशन ऑफ वेक्टर इज 0। ठीक है ना, अगर कोई भी वेक्टर साइकिल फॉर्म कर रही है तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे अच्छे सवालों को ये आसानी से सॉल्व करा देता है। जैसे आइए हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन को इंक्लूड करके इसकी भी फील ले लेते हैं। जैसे बच्चों मान लो यहाँ पर एक रस्सी है, एक रस्सी यहाँ पर है और यहाँ पर कोई ब्लॉक है जिसका मास m है अटैच। तो कॉमन सी बात है कि ये रस्सी हमारी ये कोई सीलिंग है, यहाँ से फिक्स है ये, तो ये तो मूव नीचे करेगी नहीं करेगी ना, क्योंकि ये रस्सी से बंधी हुई है, फिक्स है, तो मूव नहीं कर रही है, मतलब इसमें नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो। अगर मान लेते हैं इधर फोर्स T लग रहा है, T1 इधर लग रहा है, T2 नीचे लग रहा है mg। ठीक है, तो अभी हम ट्रायंगल लॉ का ही यूज कर रहे हैं, कुछ रिजल्टेंट वगैरह नहीं निकाल रहे। तो आप ध्यान से देखते तो T2 वेक्टर बच्चों इधर की तरफ है ना, T2 वेक्टर में T1 वेक्टर जोड़ लिए, T1 वेक्टर इधर की तरफ है। ठीक है, mg किधर है, नीचे की तरफ, mg वेक्टर इधर आ गया। ठीक है, साइकिल बना कि नहीं बना, ये पूरी ऐसी साइकिल बन गई कि नहीं। तो साइक्लिक एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, 0, मतलब इन सब का सम T1 प्लस T2 प्लस mg, ठीक है ना, वेक्टर है, इनका सम क्या आ गया, 0। और ये खुद में फोर्सेस हैं, तो सम ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस इज 0, मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसी है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, आप पैरेललोग्राम लॉ पढ़ोगे तो वहाँ भी मैग्नीट्यूड वाइज सीखोगे इस बात को कि इन दोनों का जो सम आएगा वो इधर कहीं आएगा और वो इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसीलिए इक्विलिब्रियम में। लेकिन अभी तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़े नहीं, अभी तो डायरेक्शन से रिलेटेड केवल बातें कर रहे हैं। फिर भी आप ये समझ सकते हो कि रेगुलर एडिशन ऑफ वेक्टर का सम क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो बातें हो गई हमारी ट्रायंगल लॉ की। ट्रायंगल लॉ में बस इतना ही है, बाकी एनालिटिकल मेथड दुनिया भर की चीज़ें हैं, उनको समझने की ज़रूरत नहीं है। हम जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे उसमें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अब बच्चों ट्रायंगल लॉ का ही एक भाई है हमारा, ठीक है ना, भाई है, भाई कहता है कि भैया हम पॉलीगॉन लॉ होंगे। आप 2 वेक्टर को जोड़ते हो, मैं बहुत सारे वेक्टर को जोड़ूंगा, ठीक है ना, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये बेसिकली बच्चों याद करने की चीज़ नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है। जैसे 2 वेक्टर को जोड़ने का तरीका है, उसी तरह 2 से ज़्यादा अगर वेक्टर हैं तो उनको भी उसी साथ जोड़ना है, ठीक है ना। जोड़ना कैसे है, अगर हमको 5 वेक्टर दिए हैं जोड़ना है, तो वेक्टर कैसे जोड़ेंगे, फ्रॉम हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, और रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा, टेल टू हेड। और जिन वेक्टर को जोड़ना है, ठीक है ना, वेक्टर जिनको हमें जोड़ना है, ठीक है ना, जिनको हमें सीधे सीधे लिख दे रहे हैं कि काम की बात आपको बिल्कुल याद है, ठीक है ना, फालतू की चीज़ें नहीं याद रखनी है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। जिनको हमें जोड़ना है उसको कैसे जोड़ेंगे बच्चों, हेड टू टेल जोड़ना है। और जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मतलब उन सबको जोड़ लेने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो कैसे जुड़ना चाहिए, टेल टू हेड, ठीक है ना। यही बेसिकली ट्रायंगल लॉ कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको लॉ समझ में आएगा, इसीलिए थ्योरी कम, इलस्ट्रेशन ज़्यादा लेना चाहिए, एग्जाम्पल ज़्यादा लेना चाहिए। तो पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है कि 2 से ज़्यादा वेक्टर हमें दे दो, तो देखिए 2 से ज़्यादा वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, 3-4 वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया, ये ई वेक्टर हो गया, और सबका एरो भी दे दे रहा हूँ, ये एरो का डायरेक्शन, ठीक है।
तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों, लॉजिकली बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर तो टेल टू हेड होता है, यानी ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आता है। कितना आता है? ए बी सी डी ई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब आपके अंदर इच्छा ये हुई कि नहीं हमको इसको ट्रायंगल लॉ से ही जोड़ना है, ठीक है ना, पॉलीगॉन लॉ के हिसाब से नहीं जोड़ना है। तो ट्रायंगल लॉ में हम कितने वेक्टर लेते हैं बच्चों? 2 वेक्टर लेते हैं। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को केवल जोड़ते हैं, ध्यान से सुनिए, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ऐसे होता है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे ये वेक्टर मिल गया, मतलब इसका काम खत्म। अब ध्यान से देखो, इस वेक्टर में ए प्लस बी वेक्टर में सी वेक्टर जोड़ें, तो अब रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या हो गया? ये हो गया, यानी ये क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी। अब ये मतलब ये सारे वेक्टर के काम खत्म हो गए, ठीक है, सबको जोड़ने पे ये वेक्टर एक मिल गई। अब ए प्लस बी प्लस सी में बच्चों डी वेक्टर जोड़ देंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया हमारा? ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब इस वेक्टर में देखो, इस वेक्टर को जोड़ें, दो ही वेक्टर जोड़ रहा हूं मैं, तो रिजल्टेंट खुद पे खुद आ गया ना ये वाला। यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉलीगॉन लॉ फॉलो करता है किसको? ट्रायंगल लॉ को। पॉलीगॉन लॉ फॉलो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। क्लियर? सिमिलरली अगर ये ना हो के मैं एक वेक्टर और जोड़ देता तो एक साइकिल कंप्लीट कर लेता, साइकिल कंप्लीट कर लेता तो क्या हो जाता बच्चों? ए बी सी डी ई, और इसका नाम एफ दे देते हैं, तो उसका सम क्या हो जाता है? 0 हो जाता, ठीक है ना। साइक्लिक एडिशन ऑफ वेक्टर क्या हो जाता? 0 हो जाता। तो ये बेसिक सी बातें हो गई हमारी ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, साथ में थोड़ा बहुत पॉलीगॉन लॉ के बारे में पढ़े हमने, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ऐसा चीज जाने वाला है नहीं। ट्रायंगल लॉ आप जानते हैं तो पॉलीगॉन लॉ भी आप जानते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। वो लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक हैं, किसी को भी स्किप नहीं करना है, लेकिन उसके मदद से हम रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, और आने वाले अगले इवन पूरा मैकेनिक्स, रोटेशन तक, ग्रेविटेशन तक इवन इनका यूज होना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।